क्योंकि जब 370 का फैसला किया गया उस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया गया और उस डिलिमिटेशन कमीशन ने ये तय करना था कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी। उस डिलिमिटेशन कमिश्नर के मेंबर 5 लोग थे, जिनमें 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे। उन 3 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हुसैन मसूदी साहब और तीसरे मोहम्मद अकबर लोन साहब थे। हम लोगों के साथ वो नाइंसाफी की कि हमारी इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको इतनी बड़ी वसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया गया। और जहां रियासी जिला के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां बननी थी, वहां 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरह से बना दी, क्योंकि कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं आधी कॉन्स्टिट्यूंसी मानता हूं। तो ये इंसाफ भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया। दूसरा सबसे बड़ा इंसाफ कि गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का वजूद ही खत्म कर दिया गया, उसका नाम ही मिटा दिया गया कि गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी भी कोई है। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से तकसीम किया गया कि रियासी का टाउन और थोड़ा सा इर्द गिर्द का इलाका रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी पामला एक साइड और खंडी माल कहां पर है वहां से लेकर वहां तक एमएलए, इतना बड़ी वसी कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई जो सावला कोट तक जाती है। सावला कोट चला दो, इतना बड़ा इलाका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बना दिया गया। मुझे समझ नहीं आती कि वहां का एमएलए किस तरह से इंसाफ करेगा और उसको किस तरह से ढूंढा जाएगा कि वो कहां पर बैठेगा, कहां अपना दफ्तर खोलेगा। इसी तरह से कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी के दरवाजे से शुरू करके कटरा पर खत्म करके, जबकि कटरा का ज्यादातर हिस्सा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर आता है, जिस पर कोई किसी भी लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर। तो ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। मैं एक बात इस स्टेज से जरूर उन लोगों को पूछूंगा जो मेंबर थे उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके मेंबर थे, कि आपके जो यहाँ के लीडर थे, जो रियासी जिला के लीडर थे, क्या उन लोगों ने आप लोगों को ये फीडबैक दिया कि इस तरह की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए? अगर इस तरह का फीडबैक हमारे इन लीडरों ने दिया यहाँ से, तो क्या वो इस चीज के हकदार हैं कि वो इलेक्शन में कभी हिस्सा भी ले सके? जब इतना तोड़ फोड़ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को 2.5 में तब्दील कर दिया और 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी को उसको भी इस तरह से तकसीम किया गया कि कुछ इलाकों की शनाख्त ही टोटल खत्म कर दी गई। पौनी इतनी बड़ी तहसील, उसका नाम ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं जिक्र नहीं। अरनास ठाकरा कोट का जिक्र ही नहीं कि वो भी किसी इलाके के अंदर है। ये गुलाबगढ़ का नाम पहले माहौर रखा था, ये भी लड़ाई लड़के कुछ लोगों ने गुलाबगढ़ इसका नाम वापस रिस्टोर करवाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग किसी भी नजरिया के तहत तामीर और तरक्की नहीं करते, ये किसी भी नजरिया के तहत इलाके को बदलने के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ देखते हैं कि हम फटाफट एमएलए किस तरह से बने, हम एमएलए की कुर्सी पर किस तरह से पहुंचे। इसीलिए आज तक ये लोग कभी कुर्सियों एमएलए की कुर्सियों तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कभी वो उन हकूक को खत्म किया जा रहा था। तो उस वक्त एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाच रहे थे कि 370 के टूटने से हमारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, पहुंचा है, जिससे ये जमीन के हकूक जो खत्म हुए उसको उससे क्या फायदा आम आदमी को पहुंचा। जहां पर हमारे लोग 1947 से पहले जमीनें अपनी काश्त करते थे, आज वो उन जमीनों से बेदखल हैं। जिन जंगलात की आप रुमला या इसकी बात यहाँ पर कर रहे थे, ये फारूक कर रहा था, एक तरफ से कहा जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर पीएमएवाई का मकान बनाओ, दूसरी तरफ जिस जमीन में वो 40 साल या 50 साल से बस रहा है उसको रोका जाता है कि तुम यहाँ पीएमएवाई का मकान नहीं बना सकते। तो फिर वो रविंद्र रैना जी का वो स्टेटमेंट
जहां पर वो कहते थे कि जित गुजर बकरवा की बकरी लांगी हो तो यहाँ तो क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक तरफ से सुनाई, उन्होंने दूसरी तरफ से लोगों की आवाज कभी सुनना गवारा नहीं समझा। इस जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ मतलोद या गुलाबगढ़ के बीच में जो 10-12 घंटे का सफर है, वहां